हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर यौमिन सियाओ को संभाल रही होती है क्योंकि वो बहुत दारू पी रखे होते हैं एंड फिर उन्हें उसके घर भी ड्रॉप कर देती है। और सुबह जब सियाओ की आंखें खुलती है तो उनसे मिलने उनकी एक्स वाइफ आई हुई रहती है और वो एक गुड न्यूज देती है कि मैं अब हैश को कम्प्लीटली तुम्हारे पास रहने दूंगी, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी से शादी कर लो या फिर एक परमानेंट मेड रख लो, क्योंकि सियाओ अकेले रहते हैं और वो एक फुल टाइम लॉयर है, जिसके कारण वो हैश का सही से ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए हैश के बेटरमेंट के लिए ही वो ऐसी कंडीशन रखती है एंड इमीडिएटली सियाओ अग्री भी हो जाते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि हैश के लिए सियाओ को अब इतनी जल्दी शादी करनी पड़ेगी और वो शादी एक्चुअली किससे करेंगे। अब आती है कहानी की मेन केस स्टडी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एक कपल साथ रहते हैं, कहीं तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, जिसमें मैरिज को कंटिन्यू करना है, अपने बच्चे की परवरिश भी करनी है, बट एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन है कि उन दोनों के बीच प्यार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअली ये कपल कहने के लिए तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, बट इनके बीच कभी भी फिजिकल या इमोशनल रिलेशन नहीं बना है। मतलब दो स्ट्रेंजर्स एक कमरे में एक साथ रह रहे हैं, ऐसा अग्रीमेंट हुआ है एंड इनका जो बच्चा है वो भी IVF के थ्रू ही हुआ है। बट एक समय के बाद उस लड़के के अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगी उस लड़की के लिए और वो उस लड़की से प्यार कर बैठा। बट ये सब उस लड़की को ठीक नहीं लगा एंड प्यार करना एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उन दोनों के रिलेशनशिप में। इसलिए विदाउट एनी डिले वो लड़की पहुंच जाती है युलिन फर्म यौमिन के पास एंड अपने पति के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसे केस को सुनकर यौमिन के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में यौमिन को समझाया जाता है कि प्यार की वजह से शादी टूट सकती है। मतलब जितना ज्यादा प्यार होगा, जज्बात होंगे, उतने ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, होप रहेगा एंड इन सारे फैक्टर्स से कहीं ना कहीं शादी टूटने का खतरा भी रहेगा। बट शादी बचाने का सिंपल लॉजिक है कि लव को ही हटा देते हैं। अब यहाँ ऐसा दिखाया गया है जैसे लव एक डिफरेंट सब्जेक्ट है एंड मैरिज एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड जो मैरिज लव पर बेस्ड होती है वो ज्यादा फ्रेजाइल होती है। सिंपली समझा जाए तो प्यार एक जज्बात है, बट शादी एक हकीकत। शादी कोई जिंदगी भर प्यार करने की कसम नहीं होती, बल्कि जिंदगी भर साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंपैटिबिलिटी। एंड इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिका के कुछ स्टेट्स में लीगल भी हैं, बट कोरिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लीगल नहीं हुए हैं एंड कोरिया की जुडिशियरी सिस्टम बेस्ड है मोरल वैल्यूज या सामाजिक नैतिकता के ऊपर, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कोरिया में तो रेकग्नाइज होंगे ही नहीं। बट फिर भी यौमिन ये केस लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियाओ अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो मैट्रिमोनियल साइट पे निकल पड़ते हैं, बट एकदम सीक्रेटली। एंड एट द सेम टाइम यौमिन भी मैट्रिमोनियल साइट्स में इंक्वायरी करने लगती है। अब यहाँ सियाओ की टीम इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये केस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कन्विंसिंग पावर से गलत चीजें भी सही लगने लगती हैं एंड वही यहाँ पर भी हो रहा था। मतलब उस लड़की ने इतना अजम्पशन, प्रिजम्पशन, थियोरी, थेसिस देकर मैरिज लाइफ की तो धज्जियां ही उड़ा दी। मतलब कमाल का क्लैरिफिकेशन दे दिया और साथ ही पूरे टीम को भी कंफ्यूज कर दिया। और यहाँ सियाओ एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि प्यार एक फीलिंग है और फीलिंग कभी भी किसी के लिए बदल सकती है, जबकि शादी कभी ना बदलने वाली एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दोनों दो डिफरेंट टर्म्स हैं एंड इस तरह के केस को लाइमलाइट करने से समाज में इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए पूरी टीम तैयार हो जाती है इस केस को लेने के लिए। अब कहानी कोर्ट रूम तक पहुंचती है। यहाँ यौमिन की मेन डिफेंसिव लाइन ही रहती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्सुअल ऑटोनॉमी और बच्चे की परवरिश की सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित है, ये सोशल हार्मनी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। शादी का रूप समय और संस्कृति के साथ बदल रहा है एंड अबव ऑल इस कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी इमोरल कंडीशंस नहीं बनते हैं, बल्कि एक रिलेशनशिप एंड बच्चे की परवरिश के लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बट जज यहाँ और एक हियरिंग की डेट अनाउंस कर देती है। अब कहानी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यॉमिन और सियाखू उस मैट्रिमोनियल साइट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं एंड दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। बट सियाखू क्लियर कर देते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यॉमिन उनसे 11 साल छोटी थी और उन्हें एक तलाकशुदा पार्टनर चाहिए। बट यहाँ एक चीज अच्छी लगती है कि यॉमिन अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स रखती हैं और कह देती हैं कि उसे सियाखू पसंद है और सियाखू से अच्छा पार्टनर उसे कभी नहीं मिलेगा। बट सियाखू ये सब सुन के वहाँ से जाने लगते हैं। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बैठते हैं और यॉमिन को समझाते हैं कि ये सब ठीक नहीं होगा, तुम मेरी इंटर्न हो, उम्र में छोटी हो, तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ यॉमिन एक कॉमेडी करती है। ऐसे तो सियाखू को हमेशा सर सर कह के ही एड्रेस करती थी, बट यहाँ वो डायरेक्टली उनका नाम रिकॉल करके बुलाती है और वो कहती है कि कितना ऑकवर्ड लगेगा ना कि मैं डेट पे आपको सर सर बुलाऊं। बट इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक मोमेंट्स बनते हैं, बट सारे एफर्ट्स वन साइडेड ही रहते हैं एंड यॉमिन ये सारी स्टोरी आकर अपनी रूममेट को बता रही होती है और उनकी रूममेट्स यॉमिन को टीज करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस किवॉन यूलिम के फाउंडर मिस्टर कोपर हाइनिक कोर के केस में हुए फ्रॉड के लिए उन्हें यूलिम फर्म से रिजाइन करने के लिए कह रही हैं। बट एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि मिस्टर को एक बहुत बड़े पावरफुल पर्सन है, अगर उन्हें हटाना है तो कंपनी के टॉप लीडर्स की वोटिंग पावर होंगे, बट बहुत सारे प्रोटोकॉल से डील करना पड़ेगा। मतलब अगर मिस किवॉन चाहेंगी तब भी मिस्टर को नहीं निकाल सकती यूलिम फर्म से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी गिल्ट एंड रिपेंटेंस है, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा सा सैड मोमेंट बनता है क्योंकि वो एक फाउंडिंग मेंबर थे यूलिम फर्म के, जब यूलिम में सिर्फ 30 लॉयर्स ही थे और आज पूरी कोरिया का टॉप लॉ फर्म में काउंट होता है यूलिम। भले ही उनके अंदर में करप्शन आ गया हो, बट यूलिम के प्रति खुददारी और ईमानदारी अभी भी उनके अंदर जिंदा है। एंड अब मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर को के लास्ट वर्ड्स यही थे कि यूलिम का ख्याल रखना। ये थोड़ा सा मुझे टच कर देता है। अब आती है फाइनल हियरिंग कोर्ट की, जहाँ जज का वर्डिक्ट आता है एंड जज एक बहुत इम्पोर्टेंट रिमार्क कहती है कि प्यार कभी भी परफेक्ट नहीं होता और शादी एक दूसरे के कमियों को अपनाकर हमेशा साथ रहने का वादा है, इसलिए इसे निभाना इतना मुश्किल हो जाता है और कभी असफल भी हो सकता है, इसलिए ज्यादातर लोग तलाक ले लेते हैं। हालांकि अगर प्यार को ही मुश्किल मानकर शुरुआत से ही नकारा जाने लगे तो फिर हम शादी के इस पवित्र और खूबसूरत सफर में सबसे जरूरी चीज को ही खो देते हैं। मतलब जज यहाँ प्यार को देखकर मैरिज की जर्नी को तय करने को कहती है, मैरिज को देखकर प्यार की जर्नी को नहीं। एंड इवेंचुअली वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देती है और यॉमिन ये केस हार जाती है। यानी पूरे सीरीज में फर्स्ट केस है जो यहाँ वो हार जाती है। दोस्तों इतनी मैच्योर थीम वाली स्टोरी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अगर मेरे पास खुद का एक प्रोडक्शन हाउस होता तो मैं भी इसी थीम पर बेस्ड एक मूवी बनाती। इतना लास्ट एपिसोड इतना दमदार था। अब कोर्ट रूम से निकलने के बाद वो कपल फिर से एक साथ दिखते हैं। ऐसा लगता है उन दोनों में अब फीलिंग्स डेवलप्ड होने लगी है या फिर जज की बातों का असर होने लगा हो और उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया हो उनकी बात को। अब नेक्स्ट सीन में जिनवू फुल प्रिपेयर्ड है ताकि वो मिन जियोंग को शादी के लिए प्रपोज कर पाए और वो कुछ बातें पढ़कर बताने लगते हैं, लेकिन पढ़कर बताना थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए वो उस पेपर को फेंक देते हैं एंड ऑनेस्ट बनकर लव की शायरी के साथ अपना रिंग देकर एक फिल्मी स्टाइल में उन्हें प्रपोज कर देते हैं एंड फिर वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। अब एंडिंग में सियाखू एंड यॉमिन एक प्लीजिंग रिवर साइड में बैठ जाते हैं एंड हमेशा की तरह सियाखू आज के केस से एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन को नोटिस किए हैं कि शादी बनी होती है प्यार के बेस पर, बस वक्त के साथ प्यार करने का तरीका बदल जाता है। पति पत्नी का जो प्यार होता है वो पहले जुनून
जुनून से शुरू होता है, फिर रियलिटी में होकर एक दूसरे के साथ बनकर रह जाता है। जुनून का मतलब ये नहीं उनका प्यार खत्म हो गया हो, एक दूसरे के प्रति वफादारी, अपनापन, ये भी प्यार के दूसरे रूप होते हैं। एंड अब जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, सारे केसेस में एक चीज कॉमन थी और वो थी लव फैक्टर। मतलब डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ लव, आइडियाज ऑफ लव, एंड इन सारे केसेस से यॉमीन ने लव को बहुत डीपली समझा है। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। बट अबव ऑल ये पूरी सीरीज मुझे बहुत पसंद आई एंड होप करती हूँ कि आप लोग को भी पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोरियन ड्रामा में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एज आवर फैमिली।